तो लास्ट टाइम वी हैड स्टॉप्ड हियर जहां पे एक न्यूमेरिकल दिया था which you are supposed to solve at home. तो बताओ इसका क्या आंसर है? ओपन योर बुक्स जहां पे सॉल्व किया है. आई एम कमिंग टू चेक. ये 361 वाला किधर है? हाँ, आई सी आया. फिर उसके बाद ओके. काय एक दिवस नाही आला म्हणजे सोडून द्यायचा का अभ्यास करायचा? हा, का नाही केलं? काय सौरभ? काय आपलं काय राज, हर्षद, हर्ष हे आज ऍबसेंट आहे सारे. अथर्व हा बघू. ओके. मग ते बघितलं नाही व्हिडिओ टाकलेले युट्यूब वरती. ऍबसेंट होतोय रिझन नाही पाहिजे. युट्यूब वर व्हिडिओ येतात ना, चेक केलंय कधी युट्यूब? कसं करायचं माहितीये? विचारलं आपण बाकीच्यांना कसं करायचं ते. नाही किया है ना ऍबसेंट. ऍबसेंट आपलं काय आता? ओके. जितने लोगों ने नहीं सॉल्व किया है वो आज एब्सेंट है. तो जाना है तो जा सकते हैं. ओके, आई विल गो अहेड. तो अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मर में, इवन इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है वो देखा है. अभी वो जो सब हमने देखा है दैट ऑल दीज थिंग्स हैपन इन द ट्रांसफॉर्मर, वो हमें ट्रांसफॉर्मर को मॉडल करने में हेल्प करेंगे. मॉडलिंग क्या होता है कि कोई भी पैरामीटर होने दो, जैसे मैकेनिकल सिस्टम है तो मैकेनिकल सिस्टम में इनर्शिया होता है, देन देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर इज अ स्प्रिंग, ऑल दिस थिंग्स. अगर इसका इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करना है तो उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या है वो हम फॉर्म करते हैं. वैसे ही अभी ये सिस्टम इलेक्ट्रिकल ही है, ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकल ही है. बट अभी हमने बताया कि यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ये ऐसा ड्रॉप हुआ, ये इंडक्टिव ड्रॉप हुआ, यहाँ पे कोर लॉस हो रहा है. तो ये सारी चीजें अगर हमें डेपिक्ट करनी है, अगर ये हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो उसका हम मॉडलिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दैट मॉडलिंग इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, because it is equivalent to the transformer performance. ओके. तो सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द आइडियल ट्रांसफॉर्मर, वी आर स्टार्टेड विद आइडियल ट्रांसफॉर्मर. ओके. और ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हमने एक एक प्रैक्टिकल पैरामीटर्स ऐड करते गए हम. तो वैसे ही जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है उसका हम कैसे स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, दैट वी हैव अ प्राइमरी वाइंडिंग हियर,
then we have a core and we have a secondary winding. So जैसे ये मैंने बताया है, it is obvious के step down transformer है, and इसको फिर हम polarity देते हैं dot polarity. Okay, so here is V1, here is V2, and we have N1 number of turns, we have N2 number of turns. ये हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है. अभी हमने जो नॉन आइडियलिटीज जो सीखी है, दैट इज प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, उसको हमें एक एक करके इसमें ऐड करें. दैट इज द टास्क. ओके, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जैसे हमने जो फ्लो में लिखा है वही फ्लो में हम इसको ऐड करते जाएंगे. तो सबसे पहले प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या देखा? दिस इज स्टेप 1 एक्चुअली, बिकॉज आइडियल ट्रांसफॉर्मर से हमने स्टार्ट किया. अभी स्टेप 2, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रैक्टिकल पैरामीटर्स देखे हमने? सबसे पहले जो लॉस देखा या सबसे पहले जो प्रैक्टिकल पैरामीटर देखा, दैट इज कोर लॉस. ओके, कोर लॉस में कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स है जिसको हमने लिखा है. हाँ, वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ द करंट. तो सबसे पहले आता है हमारा कोर लॉस. ये कोर लॉस कौन फीड करता है? फीड कौन करता है? कोर लॉस को कौन फीड करता है? फ्लक्स. कोर लॉस को अभी हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया था ना, जिसमें कोर लॉस हुआ था. तो वो कोर लॉस फीड करने के लिए कौन सा करंट फ्लो हुआ था? क्या कहते हैं वो करंट को? ओपन सर्किट टेस्ट, नो लोड करंट. तो कोर लॉस के लिए जो फ्लो होता है दैट इज नो लोड करंट, विच इज कॉल्ड एज I0. अभी I0 के दो कंपोनेंट्स हैं. कौन से कंपोनेंट्स है I0 के? हाँ, पहले है रेजिस्टिव कंपोनेंट, जिसको क्या कहते हैं? IC, जिसका फॉर्मूला है I0 इंटू cos theta 0, which is also written as PC upon V1. IC का ये फॉर्मूला है ना. अगर मुझे ये IC को रिप्रेजेंट करना है, दैट IC इज फ्लोइंग, जो किस पे डिपेंड करता है? V1 पे. V1 को प्रोपोर्शनल है वो. तो ये हम कैसे दिखाएंगे सर्किट में? IC इज फ्लोइंग, जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है और जो V1 पे डिपेंड करता है. इमेजिन इट इज अ ब्लैक बॉक्स. अभी हमें नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है, बट हमें इतना पता है कि वो रेजिस्टिव कंपोनेंट है, वो V1 पे डिपेंड करता है. तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट? बाय विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट ड्रॉ करोगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका वो KVL KCL सर्किट बनता है सर्किट एंड नेटवर्क में, उसमें कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं? You have EMF, you have voltage, you have resistors, inductors, capacitors. These are the electrical components, right? तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करो? रेजिस्टर, बिकॉज इट इज अ रेजिस्टिव करंट. तो अगर मैं ये एक रेजिस्टेंस बताऊं जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए? V1 होना चाहिए. वेरी गुड. जिसमें से करंट कितना फ्लो होना चाहिए? IC, and I'll name it as RC.
अभी ये कंपोनेंट एक्चुअल रियोस्टेट के जैसे या रेजिस्टर के जैसे ट्रांसफॉर्मर में कनेक्टेड नहीं है, बट हमें ये लॉस को रिप्रेजेंट करना। इज दैट क्लियर? सेकेंड कंपोनेंट क्या है? रिएक्टिव कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। जिसको क्या कहते हैं? IM। IM इज इक्वल टू I0 इंटू साइन थीटा। ओके, अभी ये रेजिस्टिव है क्या? इट इज इंडक्टिव। और ये हमें पता है दैट V1 को ये लैग करता है बाय 90 डिग्री। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसमें करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करता है? यहाँ पे दिस करंट IM lags V1 by 90 degree. So by which component I can represent this? जिसमें करंट भी वोल्टेज को लैग करता है 90 डिग्री से। हाँ, इंडक्टर। तो इसको अगर मुझे दिखाना है तो मैं ये एक इंडक्टर ड्रॉ करूंगी, ओके, जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V1, जिसमें से करंट कितना फ्लो होगा? IM। I'll call this as XM. X because it is reactance, M because वो मैग्नेटाइजर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नोट डाउन करोगे यहाँ से? गिव द टाइटल इक्विवेलेंट सर्किट।
डन। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा था प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का? कौन सा था नेक्स्ट कंपोनेंट? क्या कंसीडर किया था हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का इक्वेशन भी लिखा था। हाँ, सो इक्वेशंस देखोगे ना तो वो ज्यादा क्लियर और इजीली समझ में आएगा कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट वाज द कॉपर लॉस पीसी इक्वल टू आई I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। ये फॉर्मूला है हमारे कॉपर लॉस का। तो एक ऑब्वियस है कि एक प्राइमरी का है एक सेकेंडरी का है। तो ये कॉपर लॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? कॉपर लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करें? I2 R1 उसका फॉर्मूला है। उसको अगर मुझे सर्किट डायग्राम में बिठाना है तो कौन से कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करूं? R1 है, रेजिस्टर है वो। सो इन प्राइमरी आई विल हैव दिस रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है R1, राइट? और उसमें से कितना करंट जा रहा है? कितना करंट जा रहा है? I1 I1 स्क्वायर नहीं, I1 ये कॉपर पावर लॉस है ये, ठीक है। सिमिलरली इन सेकेंडरी आई विल हैव अनदर रेजिस्टेंस जिसका नाम है R2 जिसमें से करंट जाएगा I2। नाउ आई हैव नॉट मेंशन वोल्टेज अक्रॉस इट बिकॉज वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं है। कॉपर लॉस, कॉपर लॉसेज आर डिपेंडेंट ऑन करंट, ठीक है। ओके, विच वाज द नेक्स्ट कंपोनेंट? लीकेज फ्लक्स। उसका क्या फॉर्मूला था? लीकेज फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? हाँ, पहले तो IL1 जो है दैट इज द लीकेज, सॉरी पाई L1। पाई L1 किस पे डिपेंड है? इट इज डिपेंडेंट ऑन I1। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स। कोई वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है ये। I1 पे ही ये L1 डिपेंडेंट है जो एक EMF इंड्यूस करेगा जिसको हमने कहा EL1, राइट? जिसका फॉर्मूला है -j I1 X1, राइट? सिमिलरली इन सेकेंडरी I2 के वजह से L2 फ्लक्स लीक होगा जिससे एक EMF इंड्यूस होगा। उसका फॉर्मूला है, क्या है? -j I2 X2। अभी किससे रिप्रेजेंट करूं ये? इट इज इंड्यूसिंग EMF। वो माइनस है, मतलब उसका मतलब क्या है? वो इंडक्टर है। तो सिमिलर टू दिस देयर विल बी एन इंडक्टर जिसका ऑब्वियसली रिएक्टेंस इज X1। एंड इंडक्टर है मतलब मुझे -j लिखने की जरूरत नहीं है। इंडक्टर मतलब -j आएगा जिसमें से करंट फ्लो होगा I1। सिमिलरली इन सेकेंडरी I will have X2 and इसमें से करंट फ्लो होगा I2। Now there is no relation between voltage and this leakage flux, इसीलिए वोल्टेज कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं किया।
राइट, ओके। अभी ये सब जो कंपोनेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, इनको हमें आपका जो सर्किट एंड नेटवर्क का जैसा एक डायग्राम होता है, टिपिकल सर्किट डायग्राम, वैसे सर्किट डायग्राम में इनको बिठाना है, तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म होगा ना। अभी इसके अलावा मेरे पास और कौन से फॉर्मूले हैं? जो हम सर्किट में लगाते हैं। वी हैव द केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल इक्वेशन में क्या है? केवीएल इक्वेशन V1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस JI1 X1 plus V1 dash. And what is the other formula? V2 is equal to E2 minus I1 R1 minus J I2 X2. We also had those I0 का फॉर्मूला। I0 का क्या फॉर्मूला था? I0 is equal to under root IM square plus IC. Okay. Okay. And we had another equation for I1. I1 is equal to क्या था? टोटल करंट, प्राइमरी करंट I1, हाँ, I1 डैश प्लस I0. ओके, नाउ पे अटेंशन एवरीवन। अभी जब हम ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई देते हैं, सप्लाई वोल्टेज हमने ओपन सर्किट में हमने देखा कि हमने वोल्टेज दिया ट्रांसफॉर्मर को V1, V1 ही था ना वो प्राइमरी वोल्टेज V1। उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो नो लोड पे है तो कौन सा करंट फ्लो होगा? I1 डैश नहीं रहेगा तो ओनली I0 फ्लो होगा। बट ये I0 कहाँ से फ्लो होगा? कौन से कंपोनेंट से फ्लो होगा? वो वाइंडिंग से फ्लो होगा ना। अगर वो वाइंडिंग से फ्लो हो रहा है मतलब वो ये जो R1 भाई साहब है उसमें से भी जाएगा। अगर वो वाइंडिंग में से जा रहा है तो उसमें लीकेज फ्लक्स भी होगा। ओके, एंड उसके बाद इट विल जनरेट दी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मतलब तभी वो कोर के पास पहुंचेगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस वगैरह तब चालू होगा। बट पहले उसको ये सब ओवरकम करना पड़ेगा, करेक्ट। मतलब हमने वोल्टेज देने के बाद, ये सब ड्रॉप होने के बाद, देन इट विल डू सम दैट कोर लॉस एंड मैग्नेटाइजिंग थिंग। फिर वहां पे मेरा आएगा E1। फ्लो समझ में आया? हमने V1 अप्लाई किया, ओके। V1 अप्लाई करने के बाद ये सारे ड्रॉप हुए, कॉपर का मतलब बाइंडिंग रेजिस्टेंस का ड्रॉप, हमारे लीकेज रिएक्टेंस का ड्रॉप। उसके बाद जो बचा, रिमेंबर द फेजर डायग्राम, उसके बाद जो बचा एंड द केवीएल इक्वेशन, इसके बाद जो बचा वो क्या था? V1 डैश। अब ये V1 डैश में से जो करंट निकलेगा, जो भी I0 और व्हाटएवर इट मे बी, वो जो होगा दैट विल कंट्रीब्यूट टू द कोर लॉस एंड द मैग्नेटाइजेशन। फिर हमारा कोर मैग्नेटाइज होगा, फिर उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E1। ये हो गया प्राइमरी का पार्ट। अगर वो लोडेड है, ट्रांसफॉर्मर अगर पहले से ही लोडेड है, तो आपका टोटल करंट I1 इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I0 होगा। तो ये I1 जो है वो इन सब से जाएगा, फिर V1 डैश वहां पे अपीयर होगा। मतलब अपीयर इन द सेंस इट विल नॉट अपीयर एक्चुअली, हम जो फ्लो बोल रहे हैं उस हिसाब से। फिर V1 डैश आएगा, फिर उसमें से कुछ वो I0 है वो करंट अलग होगा I0, और जो बचा हुआ ये I1 डैश है वो जाएगा वो phi1 को
प्रोड्यूस करने के लिए जो phi2 को अपोज करेगा, जो I2 के वजह से है। समझ में आया? सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी में E2 इंड्यूस होगा वाइंडिंग में, फिर उसके बाद ये लॉसेस होंगे, फिर मुझे मिलेगा V2। सेकेंडरी कंपेयर टू प्राइमरी इट इज सिंपल। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, जैसे आपके सर्किट एंड नेटवर्क का सर्किट होता है, कि ये जिसको ये केवीएल इक्वेशन एप्लीकेबल हो। अभी तक आपने क्या किया था? आपके पास सर्किट है, उसके लिए केवीएल इक्वेशन लिखा था। अभी हमें रिवर्स करना है कि मेरे पास इक्वेशन है, उसके लिए मुझे सर्किट डायग्राम बनाना। इज इट क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी से, बिकॉज प्राइमरी में हम पहले सप्लाई दें। तो यू हैव दिस, प्राइमरी में आपके पास ये दो टर्मिनल है, जिसके बीच में आप सप्लाई दोगे V1 एंड इट विल बी एट सम फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वो कौन से टाइप का सप्लाई हुआ? डीसी। हमने ट्रांसफार्मर को डीसी दिया तो क्या होगा? इट विल नॉट वर्क। कहाँ पे अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे एमसीक्यू क्वेश्चन में, अगर ट्रांसफार्मर को डीसी दिया तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन बताया है दैट वाइंडिंग विल बर्न। बट मैंने 5 वोल्ट दिया 230 वाले ट्रांसफार्मर को, तो वो बर्न होगा क्या? नहीं होगा। इट विल नॉट वर्क, देयर विल बी नो इंडक्शन। ओके, सो हमने यहाँ पे ये सप्लाई दे दिया V1। उसके बाद क्या होगा? गो रिवर्स, इक्वेशन टू सर्किट पे जाने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या आएंगे इधर? हाँ, ये आएंगे ना, ये दोनों। ओके, so we have here this R1, right, and this X1, जिसमें से दोनों में से कौन सा करंट पास होगा? I1। तो वो दो उठा के इधर डाल दिया हमने। ओके, तो ये होने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज अवेलेबल है, वेरी गुड, यहाँ पे कौन सा वोल्टेज अवेलेबल होगा? V1 डैश, राइट। अभी हमने फेजर डायग्राम में जो वर्टिकल कंपोनेंट बताया था वो V1 डैश था। हाँ, अभी V1 डैश के बाद क्या होगा? इसके बाद करंट फ्लो हुआ, फिर क्या होगा? हाँ, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए पहले क्या होना चाहिए? ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए पहले फ्लक्स जनरेट होना चाहिए। फ्लक्स अगर जनरेट होना है तो पहले कोर लॉस भी तो हमें देना है ना। ओके, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी देयर आफ्टर दिस? हाँ, I0 बराबर है। I0 ना, कोर लॉस एंड मैग्नेटाइजेशन के लिए तो I0 है। तो I0 कैसे फ्लो होगा यहाँ से? I0 किस पे डिपेंड कर रहा है? I0 मतलब IC IM किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये क्या बताया हमने इनके अक्रॉस? वोल्टेज बताया है ना। तो ये कैसे कनेक्ट होने चाहिए सर्किट में? ये वोल्टेज कांस्टेंट है ना इनके अक्रॉस, सो दे शुड गेट कनेक्टेड इन सर्किट इन पैरेलल टू दिस, करेक्ट? दोनों, योर आईसी का जो आरसी कंपोनेंट है एंड आईएम का जो एक्सएम कंपोनेंट है, तो ये दोनों जो है वो ये सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होंगे। दिस इज वन कंपोनेंट आरसी, जिसमें से आईसी फ्लो होगा। दिस इज अनदर कंपोनेंट विच इज एक्सएम, जिसमें से IM फ्लो होगा, एंड दिस टोटल करंट इज I0। आई रिपीट, हमारे जो ये कोर लॉस के कंपोनेंट्स है उनके अक्रॉस वोल्टेज है, दे आर डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, इसीलिए वो कैसे कनेक्ट होने चाहिए? पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। तो ये मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए,
और इसमें से करंट कितना जाता है, टोटल करंट इज I0, RC में से IC जाएगा, XM में से IM जाएगा. दिस इज द पैरेलल ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, अच्छा इसके बाद क्या होगा, कॉपर लॉस कर लिया ना हमने, ये क्या है, हाँ, इसके बाद क्या होगा फिर, कोर लॉस सेटिस्फाई किया, मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हुआ, फिर क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा. So EMF will get induced in the, now this I'm drawing an ideal transformer here because ideal transformer का जो काम है वो करेगा. So there will be an ideal transformer here and there will be induction. This is suppose the dot polarity. Here will be E1 which will get induced in the primary transformer. All right, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अभी सेकेंडरी का मुझे आप लोग बताना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर को पहले पूरा कर दूं, उसका सेकेंडरी ड्रॉ करते हैं. सेकेंडरी में कौन सा वोल्ट EMF इंड्यूस होगा, E2. अच्छा, अभी KVL इक्वेशन है आपके पास, तो टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, R2 एंड देन X2, R2 X2, करंट कितना जाएगा इसमें से, I2, और यहाँ पे क्या आएगा, ओके. दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. रिमेम्बर हमने ये जो दो कंपोनेंट बताए हैं, दी कोर कॉपर लॉस एंड दिस लीकेज फ्लक्स, इसमें से हमने करंट फ्लो दिखाया है, दे आर डिपेंडेंट ऑन करंट, इसीलिए वो सीरीज में कनेक्ट हुए. ओके, ये अदरवाइज ये जो है ये वोल्टेज पे डिपेंड है, वो पैरेलल में कनेक्ट. इज दैट क्लियर टू यू? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ड्रॉ दिस क्विकली. अच्छा, I0 यहां से गया, फिर आगे कौन सा करंट जाएगा इधर, I1 डैश. So KCL, applying KCL here.
डन। ओके, अभी ये सर्किट फिर भी थोड़ा क्रिटिकल है। ऐसा सर्किट शायद आपने ईसीएम में भी सॉल्व नहीं किया रहेगा, राइट? तो अभी हमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या इन दिस पार्ट एंड इन द सेकेंडरी पार्ट? These two are similar, R1 X1 R2 X2। तो इनको अगर हम नजदीक लाए, उनको अगर R1 प्लस R2 ऐसा कुछ कर पाए, जैसे हम सर्किट नेटवर्क में करते हैं ना, पैरेलल ब्रांच को हम शिफ्टिंग किया होगा आपने, फिर वो उनका सम होता है सीधा। हाँ, तो वैसा अगर हम कुछ कर पाए, बट ऐसा करने से पहले बीच में कोई ऑब्स्टेकल है क्या? तो ये ऑब्स्टेकल है दैट वी हैव अ पैरेलल ब्रांच। तो इसका क्या किया जाए? नाउ अभी हमने प्रैक्टिकली भी देखा एंड थियोरेटिकली ऑल्सो आई टोल्ड यू कि जो नो लोड करंट रहता है I0, इट इज ओनली 2 to 6% ऑफ द प्राइमरी टोटल फुल लोड करंट। ओनली 2 to 6% ऑफ द टोटल फुल लोड करंट। तो ये I0 इसमें से पास हो या ना हो, कितना फर्क पड़ने वाला है? ये I0 इस ड्रॉप में से R1 प्लस JX1 से पास हो या ना हो, कितना फर्क पड़ने वाला है? वेरी निग्लिजिबल। So we can do our first approximation, shifting of the parallel branch before the primary resistance and leakage reactance, primary winding resistance and leakage reactance. So that forms our first approximation. Approximation number 1. Shifting of parallel branch. Why we are doing this? ये क्यों कर सकते हैं हम लोग? Because since I0 is 2 to 6% of I full load, इसीलिए द ड्रॉप, कौन सा ड्रॉप? I0 के वजह से जो इसमें ड्रॉप होने वाला है, I0 इंटू R1 प्लस JX1, ये जो ड्रॉप होने वाला है इज निग्लिजिबल। वी कैन निग्लेक्ट दैट, एंड इसीलिए हम ये ब्रांच को इसके पहले शिफ्ट कर सकते। इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनीवन? So after this approximation, let's redraw this equivalent circuit again. So again we have V1 here, which is having some frequency. Then I have shifted the parallel branch. So it will come over here. तो यहाँ से पहले I1 जा रहा था, अभी यहाँ से सीधा क्या जाएगा? I1 क्या? हाँ, then the resistor here, the inductor. यहाँ पे आएगा E1 R1 X1, this will be similar only, इसमें कुछ difference नहीं। E2 R2 X2. I hope you are drawing this, हाँ? या देख रहे हो मुझे मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ? अभी हैबिट डाल लो कि जब मैं कुछ उस पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट टाइम यू राइट।
Done? Okay. Now we had another equation जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. क्या था वो? Okay, before that, why we need it? तो हमने ये क्यों किया अप्रोक्सीमेशन? क्योंकि हमें R1 एंड R2, X2, X1 एंड X2 को एक साथ लाना था. बट अभी भी वो एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? बीच में ये महाशय बैठे हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर. तो ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर के साथ कोई भी सर्किट आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया रहेगा. तो ये ट्रांसफॉर्मर को कैसे, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस? अगर हम ट्रांसफॉर्मर जो एक्शन कर रहा है वो हम मैथमेटिकली यहाँ पे कर दे, तो क्या हम ये ट्रांसफॉर्मर को निकाल सकते हैं? आई रिपीट, अगर ये ट्रांसफॉर्मर मुझे यहाँ से निकालना है, अभी ये सब मैथमेटिकली चल रहा है ना, ये कुछ फिजिकली वहां पे ट्रांसफॉर्मर में नहीं हो रहा. तो मैथमेटिकल अब हमारे इक्वेशंस एंड सर्किट सॉल्विंग को इजी करने के लिए अगर ये ट्रांसफॉर्मर को मुझे निकालना है, तो ट्रांसफॉर्मर जो काम कर रहा है उसको अगर मैं मैथमेटिकली यहाँ पे डाल दूं, तो क्या मैं ट्रांसफॉर्मर को रिमूव कर सकती हूँ? राइट. अभी ट्रांसफॉर्मर क्या काम कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इक्वेशन था? बोलो. अरे ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ रहा है. ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 विच इज इक्वल टू, अभी V1 अपॉन V2 हो सकता है क्या? ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है. हाँ. और क्या? करंट का क्या? I2 अपॉन I1 डैश. अब ये I1 डैश को हमने ये I0 को इधर ले लिया है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I2 अपॉन I1. Okay. Now from this equation I can write that E2. E2 का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ जरा. सॉरी, E1 का क्या फॉर्मूला आएगा? अरे यहां से बताओ E1 का फॉर्मूला. E2 इंटू N1 अपॉन N2. मतलब अभी यहाँ पे ध्यान दो, मतलब ये E2 को अगर मुझे प्राइमरी से इक्विवेलेंट करना है, मतलब मुझे अगर ट्रांसफॉर्मर का काम करना है मैथमेटिकली, तो ये E2 को मुझे N1 बाय N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट. सिमिलरली ये उल्टा हो जाएगा अगर मुझे E1 से E2 जाना है. E2 से E1 जाना है. अगर E2 को मुझे E1 बनाना है, मतलब इसको हम मुझे ट्रांसफॉर्मर का अगर मैं काम करूं, तो मुझे E2 को N1 बाय N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नॉट ओनली E2, एनी वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज होने दो यहाँ पे, उसको अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है प्राइमरी में, तो मुझे N1 बाय N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. करेक्ट. तो वो ईएमएफ होने दो, वोल्टेज होने दो, या वोल्टेज ड्रॉप होने दो, सेकेंडरी के ये जो वोल्टेजेस है, वोल्टेज ड्रॉप है, ईएमएफ है, उनको मुझे N1 बाय N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो प्राइमरी में जाएंगे. मतलब मैं ट्रांसफॉर्मर का काम कर रही हूँ मैथमेटिकली. सो देयर इज अ स्टेटमेंट दैट therefore E2 for transforming now you can note down, no? Now for transforming E2 to E1, E2 should be multiplied by N1 by N2
ओके राइट। तो अगर ये ईएमएफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे N1 बाय N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देयरफॉर all voltage drops and voltages at secondary should be multiplied by N1 by N2, right? For transforming them to primary. Okay. ऑलराइट, तो अभी देखो सेकेंडरी में क्या क्या है। सेकेंडरी है, मैं E2 तो हमने कर लिया, E2 इज E1 इज इक्वल टू E2 इंटू N1 बाय N2। और कौन सा रेजिस्टिव ड्रॉप है, कोई ड्रॉप है इसमें सेकेंडरी साइड पे, कौन से ड्रॉप्स है? ये ड्रॉप ही है ना, वोल्टेज ड्रॉप, दोनों वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस नहीं, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, उनको मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा प्राइमरी में। एंड ये वोल्टेज, इसको भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा प्राइमरी में। ओके, सो पहले हम रेजिस्टिव ड्रॉप से चालू करते हैं। इट इज कमिंग फर्स्ट, सो देयरफॉर रेजिस्टिव ड्रॉप ऑफ सेकेंडरी ट्रांसफॉर्म टू प्राइमरी इज इक्वल टू, क्या है सेकेंडरी का वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टिव ड्रॉप का फॉर्मूला क्या लिखूं? ये रेजिस्टिव ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप I2 R2, so this is equal to I2 R2, करेक्ट। इसको हम मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय N1 अपॉन N2, राइट। कैन आई रिप्लेस दैट I2 बाय समथिंग? I2 का कोई इक्वेशन लिख सकती हूँ मैं उधर? बिकॉज व्हाई आई नीड टू डू दैट, आई टेल यू। ये ट्रांसफॉर्मर मुझे यहाँ से हटाना है, ये ट्रांसफॉर्मर मुझे यहाँ से हटाना है और ये ब्रांच को इससे सीधा जोड़ देना है। तो क्या अभी इसमें I2 फ्लो होगा? अगर ये ट्रांसफॉर्मर हटाया और इसको जोड़ दिया तो क्या यहाँ से I2 फ्लो होगा? नहीं, क्या फ्लो होगा? I1 डैश। तो मुझे I2 को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। व्हाट इज I2 इक्वल टू, यहाँ से देखो I2 इक्वल टू क्या आएगा? I2 इज इक्वल टू I1 इंटू N1 बाय N2। I2 is equal to I1 into N1 by N2. So can I do that? I2 को I will write I1 into N1 by N2 और ये आगे का वैसे ही आएगा R2 अपॉन N1 by N2। What will happen ahead? आगे क्या होगा?
हाँ, आगे इसके आगे कुछ नहीं होगा सिंप्लीफिकेशन। आगे क्या सिंप्लीफिकेशन होगा? हाँ, I1 R2 इंटू द होल स्क्वायर। ओके, इसका मतलब मैंने ये रेजिस्टेंस को अगर प्राइमरी में जोड़ दिया तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन हो रहा है वो दिखाने के लिए मुझे उसको n1/n2 द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई रिपीट, पे अटेंशन एवरीवन। अगर मुझे ये रेजिस्टेंस को प्राइमरी में शिफ्ट करना है, वहां पे कनेक्ट करना है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन हो रहा है उसको दिखाने के लिए मुझे इसको n1/n2 द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस फॉर्म्स अनदर पैरामीटर दैट इज R2 डैश। R2 डैश मतलब क्या? सेकेंडरी रेजिस्टेंस, secondary winding, of course, winding resistance transferred to primary जिसको हम कहते हैं R2 डैश। ओके, R2 डैश will be equal to, tell me, R2 डैश इज दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना जो मैंने प्राइमरी में शिफ्ट करना है ये ड्रॉप दिखाने के लिए। क्या आएगा R2 डैश इक्वल टू? करंट फ्लो हो रहा है ना I1 जिसके वजह से ये ड्रॉप होगा। तो R2 डैश इज इक्वल टू व्हाट? वो सेकेंडरी का प्राइमरी में कितना बताऊं मैं? R2 डैश इज इक्वल टू ये I1 से जो बचा हुआ पार्ट है वो। कंपेयर दिस, कंपेयर दिस with IR, I into R, it is the drop, IR drop। तो करंट मुझे पता है वहां से कितना फ्लो होगा प्राइमरी से I1। तो इसमें बचा हुआ पार्ट क्या है? R2 into N1/N2 the whole square। आई रिपीट, वेट, ये ड्रॉप होने वाला है। ये कौन सा ड्रॉप है? सेकेंडरी का ड्रॉप जो मैंने प्राइमरी में ट्रांसफॉर्म, सेकेंडरी का ड्रॉप जो मैंने प्राइमरी में ट्रांसफॉर्म किया। अभी प्राइमरी में मुझे कोई तो बंदा दिखाना पड़ेगा जो ये करता है। प्राइमरी में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1। तो जो ड्रॉप होगा जिसको मैंने IR ड्रॉप करके कंसीडर किया है, तो वो जो रेजिस्टेंस है जिसको मैंने अभी R2 डैश नाम दिया उसका वैल्यू क्या रहेगा? ये बचा हुआ पार्ट। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये पार्ट को मुझे यहाँ पे लेके जाना है प्राइमरी में, तो इसके वजह से ड्रॉप तो होने वाला है। सेकेंडरी का जो था मैंने वो प्राइमरी में ट्रांसफॉर्म किया तो मुझे कुछ फॉर्मूला आया उसका ड्रॉप का। अब वो ड्रॉप मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ऑफ कोर्स रेजिस्टिव ही है वो, तो रेजिस्टेंस ही होगा, चेंज नहीं होगा। बट वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा? I1 इंटू दैट रेजिस्टेंस जो मुझे ड्रॉप मिला है, दैट इज अ ड्रॉप। तो जो बचा हुआ है इट इज दी रेजिस्टेंस, इसको हमने नाम दिया है R2 डैश। ओके, similarly this thing can you implement for the inductive drop? इंडक्टेंस जो ड्रॉप है उसके लिए भी ये सेम थिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया होगा तो वो इंडक्टेंस का भी आप खुद से कर सकते हो। कंटिन्यू, ये कंप्लीट करो और वो इंडक्टेंस का कंटिन्यू करो।
ये अगर लिख के हो गया है तो इंडक्टिव ड्रॉप जो लीकेज फ्लक्स का ड्रॉप है, ट्रीट इट सेम लाइक दिस। किसी को डाउट है इसमें? अगर ये हो जाए इंडक्टिव ड्रॉप का लिखना चालू कर दो। हाँ, I2 को रिप्लेस किया ना, ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन वो जो फॉर्मूला है रेशियो उसमें देखो, I2 इज इक्वल टू वॉट, I1 इंटू N1 बाय N2। हो गया है यहाँ तक? इंडक्टेंस का लिखना चालू किया, इंडक्टिव ड्रॉप का भी लिखो आगे। ये हो गया है लिख के सबका?
क्या होगा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप क्या है पहले सेकेंडरी का? इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाँ I2X2. दिस इज I2 into X2 into N1/N2. तो वापस हम ये I2 को रिप्लेस करेंगे. कैन आई डायरेक्टली राइट दिस इज X2 और सॉरी I1 into X2 into N1/N2 the whole square. Correct? So therefore the secondary inductive reactance referred to primary क्या आएगा? उसको क्या नाम दे पहले तो? R2 X2 dash is equal to X2 into N1/N2 the whole square. एंड वो तो हमारे पास है ही. V2 को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग? बाय ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन. V1 इज इक्वल टू और V2 को भी अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है ऑन दी प्राइमरी साइड तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? N1/N2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी तो वोल्टेज ही है. सो लेट्स ड्रॉ दी न्यू इक्विवेलेंट सर्किट. सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज V1 एट सम फ्रीक्वेंसी f. ये सबने ड्रॉ करना है. मैं मेरा ड्राइंग सुधारने के लिए नहीं ड्रॉ कर रही हूँ ये. देन कम्स द पैरेलल ब्रांच जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया है. RC XM I0 IC एंड IM. फिर आएगा हमारा R1 X1. अभी ट्रांसफॉर्मर का काम हमने किया है तो ट्रांसफॉर्मर आगे चला जाएगा या ट्रांसफॉर्मर को निकाल भी सकते हैं. बट ट्रांसफॉर्मर का काम हमने किया, सेकेंडरी के पैरामीटर्स तो आने चाहिए ना. हाँ तो कौन सा पैरामीटर आएगा सबसे पहले? yes it is R2 dash which is equal to R2 into N1/N2 the whole square. Now easy way to remember, pay attention here. R2 को ट्रांसफॉर्म करना है हमें. कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है? प्राइमरी में. ओरिजिनली कहाँ का है? सेकेंडरी का. दिस यू रिमेम्बर. अगर हमें R1 को सेकेंडरी में ट्रांसफॉर्म करना है तो इसका रिवर्स हो जाएगा. R1 डैश विल बी इक्वल टू R1 इनटू कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है? सेकेंडरी में. क्लियर? इसके बाद क्या आएगा? X2 डैश दिस इज इक्वल टू X2 इंटू N1/N2 द होल स्क्वायर. एंड यहाँ पे आएगा आपका V2 और जो भी है V2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? N1/N2 से. Here we have that transformation जहां पे हमारा E1 था राइट, जिसको हमने E2 से N1/N2 को मल्टीप्लाई करके उसको ट्रांसफॉर्म. So here that mathematical transformation is happening.
अभी और क्या कर सकते हैं आगे? ये सब हमने किसके लिए किया था? रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करने के लिए और इंडक्टेंसेस को कंबाइन करने के लिए. सो वी कैन हैव दिस वन रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ना, ये दो सारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये R1 प्लस R2 डैश कर सकते हैं. ठीक है, वैसे ही X1 प्लस X2 डैश कर सकते हैं. तो ये R1 प्लस R2 डैश in total it will be called as RE1. RE1 मतलब equivalent resistance referred to primary. टोटल ट्रांसफॉर्मर का equivalent resistance which is referred to primary. So we can have that next step, that R1 plus R2 dash, they call it as RE1, which is nothing but equivalent resistance of transformer referred to primary. Similarly, of course R2 dash को आप यहाँ पे R2 into N1 by N2 the whole square डाल सकते हैं. X1 plus X2 dash is equal to XE1 which is equivalent inductive reactance of transformer referred to primary. Okay, so let's draw it quickly. ये note down कर लिया? This is अभी इसका नाम क्या रहेगा? XE1 and RE1 and in total अगर ये हम देखा जाए तो इसको हम कहेंगे ZE1 and ZE1 is nothing but equivalent impedance of transformer referred to primary. एंड फॉर्मूला क्या रहेगा ZE1 का? RE1 प्लस, वेरी गुड, JXE1.
ठीक है, ऑलराइट। तो ट्रांसफॉर्मर्स जो 500 केवीए के ऊपर के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें ये जो नो लोड करंट है एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू दी लीकेज रिएक्टेंस। So that is our last approximation number 2 for transformers 500 kVA above rating. For transformers above 500 kVA, I0 and winding resistances are negligible. तो I0 नेग्लिजिबल होगा मतलब क्या होगा, ये पूरी ब्रांच ही हट जाएगी। एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है मतलब ये भी हट जाएगा। So what is left in the equivalent circuit? What is left in the equivalent circuit? XC1. But this is only for transformers above 500 kVA. 500 kVA के ऊपर का ट्रांसफॉर्मर अगर आप कोई जनरेटिंग स्टेशन में काम कर रहे हो या मेन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में काम कर रहे हो तो वहां पे आए। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या हमारे लैब के ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो 500 kVA के नहीं रहते, इसीलिए हमें ये निग्लेक्ट नहीं करना है। इवन इन दी न्यूमेरिकल्स जो हमें आएंगे दे विल नॉट बी ऑफ अराउंड 500 kVA अबव, वो उसके नीचे ही रहेंगे। तो जो भी वैल्यूज हमें दिए जाएंगे हमें वो कंसिडर करना है। ऐसा पेपर में नहीं लिखना है दैट वी आर इग्नोरिंग। अगर मैंने बोला है वहां पे कि ये इतना है, ये ओपन सर्किट ये टेस्ट में से ये डेटा आया है, तो वहां पे लिखना नहीं है वी आर इग्नोरिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वी आर इग्नोरिंग नो लोड करंट। नहीं, जो डेटा दिया है वो डेटा यूज करके ही हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, सो दिस इक्विवेलेंट सर्किट जो अभी हमने ड्रॉ किया है इट इज रिफर्ड टू प्राइमरी, राइट। अगर हमें रिफर टू सेकेंडरी ड्रॉ करना है तो भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, n2 बाय n1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस किस को, हमें R1 को करना पड़ेगा, R1 डैश होगा, X1 को करना पड़ेगा, X1 डैश होगा, और कौन है प्राइमरी में, E1 को तो हम n2 बाय n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो E2 बन जाएगा। और कौन है प्राइमरी साइड पे, पैरेलल ब्रांच इज ऑल्सो देयर इन द प्राइमरी, तो वो भी जो है RC एंड XM। तो RC डैश, RC को हमें n2 बाय n1 द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। ओके, एंड V1 विल बी इक्वल टू V1 इंटू n2 बाय n1 जो हमारे प्राइमरी साइड पे है। ओके, सो दैट आई कीप फॉर द होमवर्क। सिर्फ ये फॉर्मूला लिख देती हूँ दैट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी अगर हम करना चाहते हैं, यू ड्रॉ दैट सर्किट एट होम। नेक्स्ट टाइम की एब्सेंटी अगर बचाना चाहते हो तो वो करो। इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड टू सेकेंडरी। सबसे पहले आएगा मेरा R1 डैश, R1 डैश इज इक्वल टू व्हाट,
R1 इंटू कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफर करना है सेकेंडरी में, ओरिजिनली कहाँ का है, प्राइमरी। सिमिलरली x1 डैश इज इक्वल टू x1 इंटू, फिर हमारा आएगा RC डैश, RC इंटू the whole square, and xm dash is equal to xm into n2 upon n1 the whole square. Similarly, what will be RE2? Equivalent resistance referred to secondary. Already कितना है secondary में resistance? Original resistance कितना है secondary का? R2 है, और अभी हमें प्राइमरी का ट्रांसफॉर्म रेजिस्टेंस भी ऐड करना है, विच इज R1 डैश। XC2 इज इक्वल टू X2 प्लस X1 डैश। ये वो जो वैल्यूज है वो आपको यहाँ डालने पड़े। Now let's see something interesting. अब मेरे पास ये RE2 है और RE1 है, ओके। RE1 is equal to R1 plus R2 dash, which is nothing but R1 plus R2 dash का फॉर्मूला क्या है, R2 इंटू कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है, प्राइमरी, ओरिजिनली कहाँ का है। सिमिलरली RE2 is equal to R2 plus R1 dash, R2 plus R1 into N2 upon N1 square. Okay. Now let's multiply RE1, or this is which this equation I have not named any equation. So let's multiply this equation by N2 by N1 the whole square. ये जो इक्वेशन है इसको मतलब RE1 को N2 by N1 the whole square से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देखते हैं हमें क्या मिलता है। क्या आएगा ये, R1 को भी N2 by N1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो R1 इंटू N2 by N1 द होल स्क्वायर, और इसको अगर N2 by N1 द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा वो, N1 by N2 एंड N2 by N1। हाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, R2। नाउ सी दिस, सेम है, मतलब दिस इज इक्वल टू RE2। तो जो रिलेशनशिप प्राइमरी एंड सेकेंडरी के ट्रांसफॉर्मेशन है वही रिलेशनशिप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स इंडक्टेंस एंड योर इम्पिडेंस के भी ट्रांसफॉर्मेशन में होगा। इज दैट क्लियर? सो आई कैन राइट RE2 is equal to RE1 into N2 by N1 the whole square. Similarly, XE2 will be equal to XE1 into N2 by N1 the whole square, like that. Okay, so write those, वो XE का भी लिख दो इधर।
क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? क्या डाउट है? क्या, मुझे क्या डाउट है? क्या मैं आते ही डाउट चला गया? क्या डाउट है? पक्का? डन। ओके। तो अभी ये सब हम जो बोल रहे हैं, RC, XM, RE, R1, R2, RE1, XE1, ये सब हमें मिलेगा कहाँ से? ट्रांसफॉर्मर तो नहीं लगाया बैठा है मेरे पास, इतना RE1 है, XE1 है, RE2 है, ऐसा तो नहीं लगाया बैठा है ट्रांसफॉर्मर। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिसके वजह से हम ये कैलकुलेट कर पाए और वो इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, जिससे आगे ऑब्वियसली हम आगे जाके वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी निकालने वाले हैं। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिसके वजह से ये पैरामीटर्स हमें मिले, राइट? सबसे पहले हम वो पैरेलल ब्रांच की बात करते हैं, कोर लॉस वाले पैरेलल ब्रांच की। अभी पैरेलल ब्रांच में कितना करंट फ्लो होता है? पैरेलल ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो होता है? I0, ओनली I0। इट हैज नथिंग टू डू विथ I1 डैश एंड I2। तो ये I0 अगर पैरेलल ब्रांच में सिर्फ I0 फ्लो करवाना है तो हमने क्या करना चाहिए? लोड कनेक्ट नहीं करना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट टेस्ट हमने लास्ट वीक की थी, जिससे हमें क्या मिला था? तो अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, वेट, अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगा? अभी इक्विवेलेंट सर्किट है आप लोग के पास, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद वाला। ओके, तो क्या है उसमें? दिस इज V1 एंड द फ्रीक्वेंसी सम F, फिर उसका पैरेलल ब्रांच है ना, विच इज RC एंड XM, जिसमें से ये करंट जाएगा I0। अभी आप लोगों ने बोला कि ओपन सर्किट टेस्ट मतलब हमें सेकेंडरी में कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है। अगर हम सेकेंडरी में कुछ भी कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या I2 फ्लो होगा? अगर I2 फ्लो नहीं होगा तो I1 डैश फ्लो होगा? नहीं। सो द ओनली करंट जो सर्किट में जाएगा वो I0 होगा। तो इसके आगे कुछ ड्रॉ करने का मतलब ही नहीं है। तो दिस इज द ओनली इक्विवेलेंट सर्किट, इतना ही ये इक्विवेलेंट सर्किट आएगा। दिस इज V1 डैश फॉर ओपन सर्किट टेस्ट, बिकॉज सिंस I1 डैश इज 0, तो क्या I1 R1 वो ड्रॉप कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ओके, आपने जो सर्किट डायग्राम बनाया था फॉर ओपन सर्किट, क्या किया था? यहाँ पे वोल्टेज दिया था V1 जो भी 230 वोल्ट था, राइट? 230 वोल्ट ही था ना वो प्राइमरी, 230 वोल्ट का प्राइमरी था। तो यहाँ पे क्या लगाया था? इधर पहले एमीटर लगाया था, फिर वॉटमीटर लगाया था, फिर आया था ये प्राइमरी, करेक्ट? ऐसे ही कुछ था। ओके, तो ये वाटमीटर है, ये एमीटर है। अभी ये एमीटर कौन सा करंट रीड करेगा? I0। एंड ये वॉटमीटर कौन सी पावर रीड करेगा? इट विल ओनली रीड कोर लॉस PC। अभी ये जो I0 फ्लो होगा, हमने जो अप्रोक्सीमेशन किया था कि ये इधर एक्चुअली ये इधर रहना चाहिए ना, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर,
ये R1 था और ये X1, ये इधर होने चाहिए थे, बट हमने वो अप्रोक्सीमेशन से निकाल दिए। क्यों निकाल दिए उसका आंसर अभी मिलेगा। अभी इसमें से जो I0 फ्लो होगा इट इज 2 to 6%, जैसे कहा था 2 to 6% ऑफ द फुल लोड, तो उसका ड्रॉप कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो दैट विल बी, वो जो रीडिंग आएगा उसमें बहुत ही निग्लिजिबल पार्ट उसका रहेगा, मेजर पार्ट जो है वो पीसी रहेगा, कोर लॉस, इसीलिए हमने उसको इग्नोर किया। ठीक है, बिकॉज करंट फ्लोइंग I0 ही 2 to 6% है और ये दोनों करंट पे डिपेंडेंट है, ये लॉसेस। ओके, तो अभी मेरे पास इक्वेशन क्या है, पीसी का इक्वेशन है। पीसी का क्या इक्वेशन था, पीसी इज इक्वल टू V1 अपॉन IC, therefore IC is equal to PC upon V1। मेरे पास I0 है एंड IC है, तो मुझे क्या मिलेगा, IC का और एक इक्वेशन था, क्या था, IC is equal to I0 इंटू कॉस थीटा 0। तो मेरे पास IC मुझे मिल गया, मेरे पास I0 है, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा 0 मेरे पास IC और IM आ गए। कैन आई गेट RC एंड XM? अभी जो मैंने कहा दैट आई विल गेट थीटा 0। ओके, थीटा 0 मिलने के बाद मुझे साइन थीटा 0 मिलेगा एंड साइन थीटा 0 मिलने के बाद मुझे मिलेगा IM विच इज I0 साइन थीटा 0। एक बार मेरे पास IC और IM आए, देखो ना इधर सर्किट डायग्राम में, यहाँ पे ये IC है एंड ये IM है, इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1। मुझे वोल्टेज पता है, मुझे करंट पता है, मुझे रेजिस्टेंस रिएक्टेंस आएंगे ना। क्या फॉर्मूला रहेगा आरसी का, आरसी इज इक्वल टू V1 अपॉन IC आएगा। एंड XM इक्वल टू क्या आएगा, V1 अपॉन IM। आरसी को हम एक दूसरी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली पीसी इज इक्वल टू IC स्क्वायर इंटू RC, तो इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम ही आएगा वो। आपने जो राइटअप लिखा था लास्ट टाइम और कुछ वैल्यूज निकाले थे वो यही थे, ओपन सर्किट टेस्ट में कुछ कैलकुलेशंस किए थे ना उधर, एज पर राइटअप, यही थी। इज दिस क्लियर? ओके, ऑलराइट। तो अभी मेरे पास ये आ गए, आरसी एंड XM मिल गए मुझे, बट स्टिल मैंने R1 एंड X1, R2 एंड X2 को फाइंड नहीं किया है, बराबर ना। अब ये R1, X1, R2, X2 ये किस पे डिपेंड होते हैं, जो लॉसेस होते हैं यहाँ पे या ड्रॉप होते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, लिखा है इसके पहले हम I1 एंड I2, मतलब वो करंट पे डिपेंड है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। यहाँ पे ये दो वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, तो हमने रेटेड वोल्टेज दिया, ओपन सर्किट में हमने रेटेड वोल्टेज दिया था, बट अभी वो जो दोनों है वो करंट पे डिपेंडेंट है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, रेटेड करंट देना पड़ेगा। अभी रेटेड करंट देने के लिए करंट कौन डिसाइड करता है, लोड डिसाइड करता है।
मतलब अगर मेरा 10 kVA का ट्रांसफॉर्मर है तो उसको अगर मैं 10 kVA का लोड लगाऊं तो ही रेटेड करंट मिलेगा मुझे। बट इज इट पॉसिबल एवरी टाइम ये लोड अवेलेबल होना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसके वजह से करंट बढ़े। अब ज्यादा करंट कब फ्लो होता है, कौन सी केस में? ज्यादा करंट करंट कब फ्लो होता है? जब हम बोलते हैं बहुत ज्यादा करंट हो गया, आग वाग लग गई, क्या होता है वो? शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट इज अ फॉल्ट एक्चुअली, बट शॉर्ट सर्किट इज अ प्रोविजन जिससे हम करंट बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट सर्किट इज अ प्रोविजन जिससे हम करंट बढ़ा सकते हैं। और वो करंट हमें कितना बढ़ाना है? आग लगने जितना करंट नहीं बढ़ाना है, हमें फॉल्ट नहीं करना, बट हमें सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पे मेरा रेटेड करंट फ्लो हो। So we will do a short circuit across the secondary of the transformer and primary से, क्योंकि हमें फॉल्ट नहीं करना है, हम वोल्टेज उतना ही सप्लाई करेंगे जितना फुल लोड करंट फ्लो करने के लिए सफिशिएंट हो। तो दैट इज द नेक्स्ट टेस्ट जिसके लिए, किसके लिए कर रहे हैं हम? आर एंड एक्स के लिए, विच इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन का अपोजिट शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बट जहां पे हम रेटेड वोल्टेज नहीं देंगे, हम रेटेड करंट को फ्लो करवाएंगे डेलिबरेटली। ओके, सो दैट इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मर जो हम ये सैटरडे को परफॉर्म करने वाले हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट इफ आई ड्रॉ, आई हैव टू कवर दिस टुडे बिकॉज सैटरडे को अपने को प्रैक्टिकल करना है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो यहाँ पे अभी जो ये वोल्टेज रहेगा ये V1 या V रेटेड नहीं रहेगा, इसको हम कहेंगे VSC। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो हम वोल्टेज देंगे, VSC। ओके, नाउ दिस VSC will be only 1 to 6% ऑफ रेटेड वोल्टेज, क्योंकि उतना ही वोल्टेज शॉर्ट सर्किट किया है ना हमने, तो उतना ही वोल्टेज सफिशिएंट है फुल लोड करंट फ्लो करवाने के लिए। तो अगर ये वोल्टेज इतना कम दे रहे हैं, व्हाट विल हैपन विद द कोर लॉस? कोर लॉस तो वोल्टेज पे डिपेंड है, दे विल बी नेग्लिजिबल। कोर लॉस जो होंगे ये वोल्टेज पे, दे विल बी नेग्लिजिबल। तो अगर कोर लॉस नेग्लिजिबल है मतलब मुझे वो पैरेलल ब्रांच ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? नहीं। सो आई कैन डायरेक्टली गो फॉर RE1, आई एम राइटिंग इट इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से, RE1 XE1, एक हाँ XE1, and this is short circuited. The current which will flow, it is I1. This is the equivalent circuit. Let me write that statement for the short circuit. VSC is 1 to 6% of V rated. Therefore, TC मतलब core losses are negligible. ओके, तो अभी ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारा जो सर्किट रहेगा, इट विल बी सिमिलर टू आवर प्राइम, मतलब ओपन सर्किट ट्रांसफॉर्मर तो है फाइनली। तो यहाँ पे भी मुझे वॉट मीटर लगेगा जो TCU कॉपर लॉस को मेजर करेगा। देन देयर विल बी दिस प्राइमरी एंड द सेकेंडरी विल बी शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एमीटर बिकॉज मुझे करंट वहां का मेजर करना है। दिस इज वोल्टेज VSC। अब ये करंट क्या मेजर, कौन सा करंट मेजर करेगा ये? I1 एंड दिस इज I1 फुल लोड। हाँ, अब ये वॉट मीटर क्या मेजर करेगा? ओनली
PC is negligible, so only copper loss. And this current will ammeter will read I2 full load, secondary का current. ऑलराइट, तो अभी मुझे बताओ RE1 एंड XE1 क्या हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? मेरे पास VSC है, मेरे पास I1 है, बताओ VSC और I1 से क्या फाइंड आउट करूं? अभी रीडिंग क्या क्या मिलेंगे मुझे? रीडिंग्स विच आई विल गेट हियर, I will get VSC, I will get I1 and I'll get PCU. अब इससे बताओ मैं कैसे कैलकुलेशन करूं? ये सर्किट है मेरा, हाँ बोलो, क्या इक्वल टू I1, RE1 इक्वल टू RE1 अकेला है उधर, इम्पिडेंस ZE1 इज इक्वल टू, बोलो, VSC अपॉन I1, और क्या है मेरे पास? PCU है, PCU से क्या करें? PCU का PCU मतलब कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉपर लॉस का फॉर्मूला I²R ना, तो यहाँ पे क्या होगा? PCU इक्वल टू I1 स्क्वायर RE1, मुझे ZE1 मिला, RE1 मिला, फिर क्या चाहिए मुझे? और ZE1 इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं ZE1 को? हाँ बोलो, स्क्वायर रूट क्या? RE1 स्क्वायर प्लस XE1 स्क्वायर. So tell me what is XE1? स्क्वायर रूट क्या? कौन कौन है आज प्रेजेंट? नंबर बताओ तुम्हारे. 20, 15, 41, अब बोली 11, 43, 1, 7, 2. तू लिहिलं नव्हतं ना? आता नाही, मगाशी त्याने पण नव्हतं. कोई नाही. लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व केलेलं. हाँ बोलो, XE1. क्या स्क्वायर स्क्वायर?
सो पावर रीडिंग जो हमें ओपन सर्किट टेस्ट में मिलता है, इट रीड्स दी कोर लॉस, एंड पावर रीडिंग जो हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मिलता है, इट रीड्स दी कॉपर लॉस. ओके.